So students, this is the part 2 of the last video, and which is about the ionic compounds. तो स्टूडेंट्स हमने पीछे वाले लेक्चर में मालिक्यूलर फार्मूला के बारे में और उससे रिलेटेड डिटेल्स पढ़ी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेट्स से कि अब हम फर्स्ट रूम से निकल चुके हैं कम्प्लीटली और अब हम एंटर हो चुके हैं सेकंड रूम में, जहाँ पे हमने आयोनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया पीछे वाले लेक्चर में, ये आप लोग काइंडली कंपैरिजन करके पढ़िएगा ताकि आपको बात इस तरह से बहुत जल्दी भी याद होगी और आपको बात की समझ भी आएगी। ठीक है, तो देखें जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ होता है, इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड्स को जब हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक़्त उनकी उस शॉर्ट हैंड नोटेशन को हम उसका फार्मूला मैस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मूला मैस। दैट इज़ द एवरेज मैस ऑफ अ फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन एटॉमिक मैस यूनिट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मैस। अब इस फार्मूला मैस को समझने से पहले अब फार्मूला यूनिट समझ लें। तो देखें जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला को पढ़ते हुए हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थे तो उनकी तादाद, उनके जो नंबरिंग थी, उनके दरमियान जो सिंपल रेशो थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला यूनिट है तो वो बेसिकली क्या करेगा, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए पहले बताई थी कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए? न्यूट्रल एटम्स से। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो किससे मिलकर बने? आयंस से। तो जो आपका फार्मूला यूनिट है तो वो उस आयोनिक कंपाउंड में मौजूद जो आयंस हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है। तो उस एक फार्मूला यूनिट का जो एवरेज मैस है इन एटॉमिक मैस यूनिट इज़ नाउन एज द फार्मूला मैस। ठीक है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज ना हो, मैं दोबारा से सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कि जैसे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने शॉर्ट हैंड नोटेशन में यूज़ किया और उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन को हमने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड को जब हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली उसको भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कोई इस पे जचता नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को मॉलिक्यूलर से मिक्सअप ना करने के लिए, मिक्सअप होने से बचाने के लिए, इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि आप इसको अलग अलग रूम में स्टडी करें। ठीक है, तो उस आयोनिक कंपाउंड को जब हम कोई, हमारे पास जो भी आयोनिक कंपाउंड है उसको जब हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे, जैसे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते थे तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स की शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए हम फार्मूला मैस यूज़ करेंगे। बेसिकली जो टर्म यूज़ की जाती है वो फार्मूला यूनिट होती है। तो फार्मूला यूनिट क्या है कि उस जैसे हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बता रहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंपलेस्ट रेशो, तो इसी तरह से हमारा फार्मूला यूनिट क्या बताता है कि उस आयोनिक कंपाउंड्स, वो जो आयोनिक कंपाउंड जिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है तो उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है उसको बताता है। तो इस फार्मूला यूनिट का जो एवरेज मैस है जब हम कैलकुलेट करते हैं इन एटॉमिक मैस यूनिट इज़ नाउन एज द फार्मूला मैस। ठीक है, और यही चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला था किसी कंपाउंड का, ठीक है, आई थिंक ये शायद वीडियो के कवर से थोड़ा बाहर है, तो ये टर्म जो है ये मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखी हुई है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, ये चैलेंज जब मैं करता हूँ तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो बात हो रही थी कि जैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते थे किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का और फिर उससे हम उसके एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम की सिंपलेस्ट रेशो लेके तो उसका फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखते थे, तो हमने देखा था कि उसके लिए जो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला है वो डिफरेंट आते थे। कैसे? जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा बेंजीन के लिए तो वो था C6H6, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना था? CH। जबकि जो आपके आयोनिक कंपाउंड है उनके जो फार्मूला मैस या फार्मूला यूनिट्स हैं वो और उनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे मैं NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसकी मैं अगर एग्जांपल ले लूँ तो इसका जो फार्मूला मैस या फार्मूला यूनिट है वो और जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमेशा एक ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसी से रिलेटेड फिर आगे इसमें जो सब टॉपिक्स बच जाते थे वो थे आपके
फार्मूला। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स बच चुके हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। इजी हैं वो भी, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक की बात अगर आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है तो आप इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, इसके सब टॉपिक्स बच चुके हैं तो वो भी आप इजीली पिक कर लेंगे। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, हमने पढ़े थे केमिकल कंपाउंड्स दो टाइप्स के, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ हुआ, ये चीज़ अब आप यहाँ से जो है ना, जो मैं लास्ट पे अब रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर लूँगा। तो यहाँ से अब आप देख लें, ताकि अगर कोई चीज़ आपको पीछे स्किप हो गई है तो मैं बिल्कुल उसकी समरी बयान कर रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से, अब जो मैं बोलूँगा उसको अच्छे से आपने सुनना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो देखें हमने ये पढ़ा था, मैं शुरू पे लेके जाता हूँ आपको। तो हमने पढ़े थे केमिकल कंपाउंड्स। क्या पढ़ा था हमने? केमिकल कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था। तो केमिकल कंपाउंड्स की दो टाइप्स थी, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उनको जब हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि बताता है उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को। ठीक है, उन एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स की जब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दें तो उससे फिर जो फार्मूला बनता है वो उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड को जब हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में यूज़ करें तो उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन को हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। और इस फार्मूला यूनिट की का जो एवरेज, ये फार्मूला यूनिट हमें क्या बताता है कि उस आयोनिक कंपाउंड, यानी वो जो आयोनिक कंपाउंड जिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है, उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। और इस फार्मूला यूनिट का जो एवरेज मैस है इन एटॉमिक मैस यूनिट इज कॉल्ड दी फार्मूला मैस। ठीक है, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो वही होता है जो कि इसका फार्मूला यूनिट या फार्मूला मैस होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड टर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो देखें, लेट्स, जैसे कि हमने ये कंसीडर किया कि ये एक बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक टर्म निकलती है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। ठीक है, तो किसी कंपाउंड का अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और हमें ये कहा जाता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस कैलकुलेट करें, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ़ एटम यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, देन प्लस दिस नंबर and multiply by atomic number of this atom which is hydrogen and it is 6, sorry 1। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 72 + 6 = 78। तो AMU। तो आपके पास देखें एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड था बेंजीन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास गिवन था C6H6। इसका अगर आपको ये आ गया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस कैलकुलेट करें तो वो आपके पास आ गया 78 एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, इसी तरह से आपका है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का लाइक था हमारे पास CH, क्या था? CH। अब अगर इससे फिर रिलेटेड जो सब टॉपिक निकलता है वो निकलता है एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या होता है कि अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद है तो आप ये कर लें कि उस एम्पिरिकल फार्मूला में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनकी तादाद को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि जो इनका नंबर है वो लिखें, यानी टोटल नंबर ऑफ़ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर ऑफ़ दैट एटम या एटॉमिक मैस। आई थिंक लेट मी क्लियर, ये एटॉमिक मैस है, सॉरी मैं शायद यहाँ पे पीछे एटॉमिक नंबर कहता आया, तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें कि आपने फिर अगर किसी भी कंपाउंड का आपको एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है तो अगर फिर आपने उसका कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला मैस, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या होगा? जस्ट सिंपली आपने ये करना है कि उसके एम्पिरिकल फार्मूला में जो एटम्स जितनी तादाद में मौजूद हैं आपने उनको किस तरह से सॉल्व करना है कि उन एटम की तादाद लिखनी है। जैसे बेंजीन की एग्जांपल ली है मैंने, तो यहाँ पे इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH। तो इसका अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा कि
इसके जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2 कार्बन और एक दूसरा है हमारी हाइड्रोजन, ठीक है। अब कार्बन के कितने एटम हैं यहाँ पे, 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एटॉमिक मास से विच इज़ 12, फिर प्लस का साइन लगाते हैं और जो दूसरा एटम है उसको लेते हैं। तो दूसरा एटम है हमारा हाइड्रोजन, ये कितनी तादाद में मौजूद है, एक ही, 1 मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक मास, और ये अमूमन 1 ही कंसीडर किया जाता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 12 + 1 विच इज़ 13 AMU। तो 13 AMU इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास है और 78 AMU इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, ठीक है। इसी तरह से ये तो था मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात। अब हम आ जाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो आयोनिक कंपाउंड्स में जो इसका फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट है जिस शॉर्ट एंड नोटेशन में वो एक्सप्रेस की गई होती है, तो कैलकुलेट करने का तरीका या फार्मूला मास कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हम पीछे मॉलिक्यूलर वाले में करके आ चुके हैं। जैसे हम आयोनिक कंपाउंड कंसीडर करें जो हमने यहाँ पे किया हुआ है NaCl। अब इसका अगर हम फार्मूला मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, सिंपली कि यहाँ पे भी हमारे पास 2 आइटम्स हैं, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट वन वाला, तो विच इज़ सोडियम Na एंड देन Cl दूसरा वाला। तो Na के हमारे पास यहाँ पे कितने एटम हैं, 1, उसका नंबर लिख लिया, यानी नंबर ऑफ़ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट नंबर विच इज़ आई थिंक 23 प्लस। अब क्लोरीन का हम लिख देते हैं, तो क्लोरीन के नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 1, देन मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक मास विच इज़ 35.5। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, तो हमारे पास आ जाता है 58.5 AMU जो कि इसका फार्मूला मास है, ठीक है। तो चूँकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला में सेम ही होते हैं, सो इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास यही आएगा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें भी। वैसे कैलकुलेट ना भी करें तो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारी ये जो आज का लेक्चर था इसकी समरी क्या है कि जो आयोनिक कंपाउंड हैं, जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को मैं अब समरी बयान कर रहा हूँ अगेन, ताकि चूँकि टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं इसलिए इनको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो लास्ट टाइम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। वो ये है कि जैसे हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की शॉर्ट एंड नोटेशन लिखी, तो उसको हमने कहा कि ये उन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसी तरह से जब हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए शॉर्ट एंड नोटेशन यूज़ करते हैं तो उसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास थे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स से 2 तरह के, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आयोनिक को रिप्रेजेंट करता है फार्मूला यूनिट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का बताता है उसके एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को, उन्हीं एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स की जब हम सिंपल होल रेशो निकाल देते हैं तो वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखें सिर्फ यहाँ पे आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के आगे एक नई टर्म लग गई है विच इज़ मास, इन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अब अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जिस भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा, हम सिंपली ये करेंगे कि देखेंगे कि उसमें कौन कौन से एटम्स कितनी कितनी तादाद में मौजूद हैं। तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट वन वाला एटम उठाएंगे, उसकी जो नंबर होगी वहाँ पे, यानी जितनी तादाद में वो मौजूद होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके एटॉमिक मास से, फिर प्लस करेंगे दूसरा वाला एटम, उसकी तादाद को उसके एटॉमिक मास से, इनको हम सम कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे तो 2 हैं, मैं इसलिए जस्ट 2 की बात की है, मज़ीद भी हो सकते हैं। तो हम आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकल आएगा। यही तरतीब है हमारी एम्पेरिकल फार्मूला की कि अगर एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है तो आपने बिल्कुल जिस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमने ये किया कि पहला एटम उठाया, उसकी नंबर ऑफ़ उसके टोटल नंबर्स को और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके एटॉमिक मास से, और फिर प्लस दूसरा एटम उठाया, उसके नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके एटॉमिक मास से, और एंड रिज़ल्ट पे हमने इसको सम कर दिया, तो हमारे पास रिज़ल्ट में इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास आ गया, ठीक है। फिर जो हमारे पास दूसरे टाइप के कंपाउंड थे वो थे आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट था, जैसे हमने सोडियम का लिया विच इज़ NaCl। तो NaCl को जब हमने इसका एवरेज मास कैलकुलेट किया तो फार्मूला यूनिट बेसिकली क्या था कि जो कि हमें सिंपलेस्ट रेशो बता रहा था उन तमाम पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की जिनसे मिलकर कोई भी आयोनिक कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूनिट हमारे पास है सोडियम का NaCl
अब NaCl का मैस कैलकुलेट करने का तरीका वही है, आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने ये कैलकुलेट किया तो जो रिजल्टेंट आंसर आया, आपने इसको बोला इसका फार्मूला मैस, यानी फार्मूला मैस हमें क्या बता रहा है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट का जो एवरेज मैस है, जब हम उसको एवरेज मैस जो है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं इन दी एटॉमिक मैस यूनिट, तो वो उसका फार्मूला मैस कहलाता है। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ आपने हमेशा रिमेंबर रखनी है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड है उसका कोई भी आइसोलेट फार्मूला यूनिट नहीं होता है। जैसे NaCl जो है वो एक सिंगल यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता। उसमें ये होता है कि एक Na के गिर्द 6Cl जुड़े हुए होते हैं और फिर उसके गिर्द Na के एटम्स और फलां ये आगे डिफरेंट चीज़ें, इसको आप इसमें कंफ्यूज ना हों। बेसिक चीज़ अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं, इनमें आपको क्या डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर हम इसकी समरी देखें तो वो क्या होगी, वो मैं आपको बताता हूँ उसे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की समरी ये है कि हमारे पास थे केमिकल कंपाउंड्स, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। जो केमिकल फार्मूला है वो 3 टाइप्स का है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कोर्स में नहीं है, सो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये कहा था कि जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं वो है 2 टाइप्स के, मॉलिक्यूलर और आयोनिक। अब मैंने बोला था कि इनको हम स्टडी करते हैं अलग अलग रूम में। सो सबसे पहले हम देते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को, जो कि हमारा पार्ट 1 था। सेकंड 1 हमारा आयोनिक कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हमने दी तो वो उनका कहलाया मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि हमें बताता था एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स उसके एक मॉलिक्यूल में। उन्हीं नंबर्स ऑफ़ एटम्स की जब हम सिंपलेस्ट होल रेशो निकालते हैं तो वो कहलाया उसका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एम्पेरिकल फार्मूला से हमने देखा कि एम्पेरिकल फार्मूला मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब फिर हम आए सेकेंड रूम में, जहाँ पे हमने स्टडी किए आयोनिक कंपाउंड्स को। इनको जब हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया तो इसके लिए उसको हमने कहा फार्मूला यूनिट, जो कि हमें बताता है उसके एक आयन में या एक सिंगल यूनिट में कि उस आयोनिक कंपाउंड में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं वो किस रेशो में मौजूद हैं। ये हमें बताता है फार्मूला यूनिट, जैसा कि इसके नाम ही से रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो फार्मूला यूनिट को हम मतलब फार्मूला यूनिट से जो हम मैस कैलकुलेट करते हैं, यानी जो कि एवरेज मैस बताता है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मैस यूनिट, उसको हम फार्मूला मैस बोलते हैं। और किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है, या आप दूसरे अल्फाज में आयोनिक फार्मूला, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये जहन में रख दें, तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो आयोनिक फार्मूला, यानी दूसरे अल्फाज में फार्मूला यूनिट या फार्मूला मैस, और जो उसका एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम होते हैं। और फिर इससे हमने देखा कि इसका फार्मूला मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका तरीका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, एम्पेरिकल फार्मूला मैस और फार्मूला मैस, ठीक है। ये तीनों कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है। और तरीका क्या था कि आपके पास यहाँ पे मैं एक डिफरेंट एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास C6H12O6 है, ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो कैसे कैलकुलेट करूँगा कि इसमें फर्स्ट कार्बन का एटम है, इसकी तादाद यानी 6 मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक नंबर, प्लस हाइड्रोजन इसकी तादाद यानी 12 मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक मैस 1, एंड प्लस ऑक्सीजन इसके नंबर 6 मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक मैस विच इज़ आई थिंक 16। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, जो आपके पास रिजल्ट आता है आपके पास आई थिंक 180 आएगा या कुछ इसके अबाउट। तो ये आपके पास आ जाए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। और इसी को जब मैं अगर इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखूँ वो बनेगा CH2O। तो इसका अब मैं एम्पेरिकल फार्मूला मैस लिखना चाहता हूँ, तो तरीका वही है कि C1 यानी कार्बन 1 है मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक नंबर 12, प्लस हाइड्रोजन 2 है मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक नंबर 1, प्लस ऑक्सीजन 1 है मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक मैस 16। आई थिंक मैं एटॉमिक नंबर और मैस को मिक्स कह रहा हूँ, तो ये चीज़ आप देख लेना। तो जैसे आपने एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस कैलकुलेट किया, वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मैस, और वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे जस्ट फार्मूला मैस या फार्मूला यूनिट फॉर दी आयोनिक कंपाउंड्स। तो आई होप कि आपको ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे ये क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई तीसरे की बाकी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।